तो जब भारत जो है आजाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त यहाँ पे जो चल रहा था वो था अंग्रेजों का 1935 में बनाया हुआ एक्ट, उसके तहत चल रहा था। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें कहा जाता है आईन हिंद के मेमार, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, तो उनकी सदारत में कमेटी तश्कील दी गई और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद दुनिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, संविधानों को पढ़ने के बाद, उसमें से बहुत सी चीजें भी हैं और एक भारत का जो है आइन यहाँ पे तश्कील दिया गया है। तो ये भारत का आइन 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे वज़ा किया गया, इख्तियार किया गया, लेकिन उसको निफाज यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत मुकम्मल तौर पे एक जमहूरिया बन गया, एक जमहूरी मुल्क बन गया, है ना। उसकी वजह भी है कि 26 जनवरी की जो डेट तय की गई, उसके पीछे जो है ये रीजन था कि 1930 को इसी रोज 26 जनवरी को कांग्रेस ने मुकम्मल आजादी है ना, ये टोटल इंडिपेंडेंस का ये जो है नारा लगाया था, इसलिए 26 जनवरी की डेट को बहुत अहमियत दी गई। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत मुख्तसर में कि भारत का जो आइन है वो जो है कितना है, कैसा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइन है वो भारत का आइन है ना। इसके अंदर जो है 448 आर्टिकल है और इसको 25 हिस्सों और 12 शेड्यूल में तकसीम किया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन इसलिए है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग नस्लों के, अलग अलग जबानों के बोलने वाले भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क इतना ज्यादा मुतन्नू और इतना डाइवर्सिटी जिसके अंदर है, ऐसा भारत के मुकाबले में कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे विविधता में एकता है ना, विविधता में एकता है, कसरत में वहदत है यहाँ पर, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि दुनिया के मुल्कों से जो है दस्तूरों से कुछ चीजें यहाँ पे ली गई। हम ये देखेंगे कि बर्तानिया से क्या लिया गया है ना, भारत के दस्तूर में बर्तानिया से क्या लिया गया। तो सदर का जो ओहदा है, बराए नाम सदर का, नाम मात्र जिसे कहा जाता है, ये इंग्लैंड से लिया गया, क्योंकि वहां पे भी जो रानी है वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाती है और उसको कोई इख्तियारात नहीं है। ठीक उसी तरह से भारत में सदर को भी कोई इख्तियारात नहीं है। फिर वजीर आजम का ओहदा है, ये भी बर्तानिया से लिया गया। फिर पार्लिमानी जो तर्ज हुकूमत है ये भी बर्तानिया से लिया गया। पार्लियामेंट का 2 ऐवानी निजाम है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर लोअर हाउस जो होता है लोकसभा, उसको ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। और लोकसभा का जो स्पीकर का होता है ये भी हमको इंग्लैंड से लिया गया है। अब अमेरिका से भी कुछ चीजें दस्तूर में ली गई हैं। पहली बात तो ये कि दस्तूर को तहरीरी शक्ल दी गई, उसे लिखा गया, ये चीज अमेरिका से ली गई, क्योंकि इंग्लैंड का कोई भी ऐसा लिखा हुआ तहरीरी दस्तूर नहीं है। इंग्लैंड का कोई भी लिखा हुआ तहरीरी दस्तूर नहीं है, अमेरिका का तहरीर शुदा दस्तूर है, लिखा हुआ है। तो ये चीज जो है अमेरिका से ली गई। फिर सदर जो है तमाम मुसल्लह अफवाज का, तमाम जो फौजें हैं, फौजें आर्म्ड फोर्सेस, उसका सरबरा होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, ये भी अमेरिका से लिया गया। फिर नायब सदर जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये सब चीजें अमेरिका से ली गई। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये और रियासतों की जो तकसीम है कि जिस तरह से अमेरिका में 50 रियासतें हैं, ये रियासतों का निजाम भी, सुप्रीम कोर्ट का निजाम भी कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। रूस से क्या लिया गया, रूस से जो है 2-3 चीजें ले गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 5 साला मनसूबा। 5 साल, हर 5 साल को इंडिया के अंदर प्लानिंग करके ये तय किया जाता है कि अगला जो गोल होगा, जो हदफ होगा, वो अगले 5 साल में इतना इतना टारगेट हमको पूरा करना है, तो उसे कहते हैं 5 साला मनसूबा। पूरी स्टडी करने के बाद हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास वसाइल दस्तियाब हैं, उसकी बुनियाद पे ये तय किया जाता है कि भारत में अब ये 5 साल में ये काम को अंजाम देना है, ठीक है। तो ये 5 साला मनसूबा भी रूस से हमको लिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, आयरलैंड वगैरह से भी बहुत सी चीजें जो है दस्तूर में ली गई हैं। अब दस्तूर की खुसूसियात क्या क्या है, सबसे पहले वो ये कि रियासतों और मरकज के लिए एक ही दस्तूर है। भारत के अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में अलग रहेगा, इस तरह का नहीं है, पूरे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरी चीज है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है, रिजिडिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना, और बहुत ज्यादा लचक भी नहीं है ना, कि जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ये दोनों भी चीजें नहीं है, एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है। जैसे दस्तूर में अगर कोई तब्दीली करना है, तरमीम करना है, तो नामुमकिन नहीं है, उसमें तरमीम या तब्दीली की जा सकती है, बल्कि दस्तूर में अब तक जो है 103 मरतबा तरमीम की जा चुकी है। थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ी सी तब्दीली कर दें, उसको क्या कहते हैं, तरमीम, थोड़ा सा चेंज किया गया। तो जो 14 जनवरी को भी जो हुआ है वो सबसे आखिरी की 103वीं तरमीम थी दस्तूर में, है ना। तो दस्तूर में तरमीम बड़ी जो है बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि उसको एक प्रोसेस के जरिए से किया जा सकता है। और इतना भी ज्यादा लचक नहीं है कि इसको जब आए दिन इसको तब्दील किया जाए, इतनी ज्यादा लचक भी इसके अंदर नहीं रखी गई है। और
इस मुल्क को जो है सेक्युलर रियासत के तौर पे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। सेक्युलर रियासत का मतलब होता है कि इस मुल्क का हुकूमत का कोई भी मजहब नहीं होगा, कोई भी मजहब की सरपरस्ती हुकूमत नहीं करेगी और किसी भी मजहब को सरकारी मजहब की हैसियत से यहाँ पे बताया नहीं जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है ला मजहबी रियासत है ना, इसकी कोई मजहब नहीं है और तमाम मजाहिब को यकसा तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। और चौथी खुसूसियत इसकी यह है कि यहाँ पे फेडरेशन है। यहाँ पर मरकज और रियासतों के बीच में आप देखिए इतना एक हसीन इम्तिजाज है कामों का और इख्तियारात का कि कहीं पे भी आपको टकराव नजर नहीं आएगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं, जैसे इस वक्त दहली का जो है तनाजा चल रहा है मरकज के साथ डिस्प्यूट इख्तियारात को लेके, पावर्स को लेके, है ना। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे कि आजादी के बाद से बल्कि दस्तूर नाफिज होने से लेके आज तक कोई भी इस तरह के तनाजात नहीं उभरे हैं। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि फौज मरकज के पास है, मरकजी हुकूमत है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब पूरे भारत पे हुकूमत करती है ना, उसके हाथ में फौज है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, रेलवे की मिनिस्ट्री है, इस तरह से डाक का महकमा है, पोस्ट का, ये बड़े बड़े महकमे जो है सेंटर के पास है, मरकज के पास है और रियासत के पास भी इख्तियारात हैं, पावर है। तो ये दोनों का जो मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे कहते हैं जो है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नेंस। तो ये है उसकी खुसूसियत। और पांचवा जो है हुकूक और फराइज, ये यहाँ पे इसका एक जोड़ दिया गया है, एक संगम दिया गया है। आप देखेंगे कि हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, है ना, कुछ हुकूक होते हैं। तो वो हुकूक उसको कब हासिल होते हैं कि वो अपने फराइज को अदा करे, है ना। अगर आप घर में बोलेंगे कि मैं अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि मैं आपका जो है बच्चा हूं या बेटी हूं और मैं जो चाहे करूं और घर को जो है मैं आग लगा सकती हूं, तो आप लगा सकते हैं आग। एक शेर कहा गया है मिस्रा के, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, है ना, कि बेटे ने घर को आग लगा दिया। तो आपको ये हक है क्या? मम्मी पापा करने देंगे क्या आपको? तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज है ना, फराइज है, आपका भी कर्तव्य है कि आप जो है घर के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, एक दूसरे के साथ एहतराम से रहें, है ना, एक दूसरे के साथ झगड़ा न करें, टकराव की नौबत ना आने दें। जब भी इसके मफाद की, फायदे की बात आए घर के, तो आप सबसे आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, उसकी तरक्की के लिए काम करें, तभी आपको क्या हासिल होते हैं? अधिकार हासिल होते हैं। हाँ, लोग आमतौर पे जो है अधिकार की बड़ी बात करते हैं, हमारा ये हक है, हमारा वो हक है, हमारा ये भी हक बनता है। लेकिन जब फराइज के अदा करने की बात आती है तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग? कोताही करते हैं ना। तो ये जो है हुकूक और फराइज एक ही सिक्के के दो रुख है ना। जैसे देखते हैं आप, एक सिक्के पे हेड होता है, दूसरी तरफ से टेल होता है ना। जब उसको आता है तो हेड गिरता है या टेल गिरता है? हाँ, हेड के बगैर टेल नहीं और टेल के बगैर हेड नहीं, है ना। खड़ा सिक्का होता है कभी, वो फिल्म में होता है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे हुकूक और फराइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है ये भारत का आइन का जो प्रिम्बल है, जो तमहीद है, ये हम रोजाना पढ़ते हैं। इसको जो है बहुत मुख्तसर में समझ लेंगे। आप पढ़ते हैं हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से, है ना, संजीदगी बोलते तो बहुत पूरे सीरियसनेस से, है ना, मजाक से नहीं, ये अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए। मुख्तदिर बोले तो एकदम आजाद, बिल्कुल आजाद, जिसपे किसी का कोई जो है पाबंदी नहीं, और समाजवादी, जो ऐसा समाजवादी देश यानी समाजवादी रियासत यानी जिसमें समाज के हर इंसान का, हर तबके का जो है ख्याल रखा गया है। गैर मजहबी, जैसे मैंने अभी सेक्युलर की बात किया, तो यहाँ पे इसका कोई मजहब नहीं है, इस तरह का जो है यहाँ पे जमहूरिया बनाए। जमहूरिया का मतलब होता है कि जो भी हुकूमत मुंतखब होगी वो अवाम की मर्जी से मुंतखब होगी। जो भी हुकूमत मुंतखब होगी वो होगी अवाम की मर्जी से, अवाम की मर्जी के बगैर कोई भी हुकूमत ना होगी। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, है ना। इसको क्या कहते हैं? जमहूरिया। और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ, है ना, इंसाफ समाजी, माशी और सियासी। समाजी इंसाफ का मतलब यह है कि समाजी तौर पे किसी को भी जो है ऊंच या नीच नहीं कहा गया। जैसे हम देखते कि कुछ हजारों साल पहले भारत के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच का निजाम था, है ना। ये कहा जाता था कि कुछ लोग जो है बहुत निचले दर्जे के पैदा हुए हैं और इनको निचले दर्जे का ही जो है समाज में रुतबा मिलना चाहिए, स्टेटस। उनका ये कभी भी जो है हक नहीं बनता है कि वो समाज में दूसरे लोगों के बराबर खड़ा हो सके। उनको कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, है ना, आप सब जानते हैं ये सब बातें। तो वो जो है इसे कहते हैं कि इंसाफ, समाजी इंसाफ। माशी इंसाफ किसे कहते हैं? माशी से मुराद क्या है कि पैसे धेलेगा, है ना, पैसे धेलेगा जो लेन देन का निजाम, उसे कहते हैं माशी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान को, भारत के हर नागरिक को कोई भी पेशा, माशी पेशा इख्तियार करने का हक हासिल है। कोई जात पात उसके अंदर आड़े
نہیں آئے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب ذات پات کے نظام کے تحت یہ طے تھا کہ فلاں ذات کے لوگ فلاں پیشہ اختیار کریں گے اور فلاں ذات کے لوگ جو ہے فلاں پیشہ اختیار کریں گے. اگر کوئی کسی ذات کے اندر جنم لے چکا ہے تو اسے کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنا پیشہ بدل کے, معاشی پیشہ بدل کے دوسرا کوئی پیشہ اختیار کر سکے. تو اب جو ہے بھارت کے آئین کے نفاذ کے بعد اس طرح کی جو باتیں کل عدم قرار دی گئی ہیں. اب جو ہے ہر انسان کو, ہر ناگرک کو کوئی بھی معاشی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. اور کون سا انصاف ہے؟ سیاسی انصاف سے یہ مراد ہے کہ ہر سماج کے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا, ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوگا. ہر بھارت کا جو ناگرک ہے نا 18 سال کی عمر کے بعد, چاہے وہ نابینا ہو, اندھا ہو, ہے نا, پیروں سے معذور ہو, ہاتھوں سے معذور ہو, لیکن اس کو جو ہے جمہوریت کے لیے اپنا ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا. سیاسی آزادی ہر ایک کو حاصل ہوگی. اور جو ہے خیال, اظہار, عقیدہ, دین اور عبادت کی آزادی, ہے نا, خیال, اظہار بھی خیال کی آزادی. یہ جو ہے یعنی کہ جو بھی ناگرک یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے یہ جو ہے منوگت ہے, یہ میرا جو ہے معافی ضمیر ہے, میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں, سماج ہو یا کوئی انسان ہو, وہ بلا تکلف اپنے خیال کا اظہار کر سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ جو اظہار خیال کرے گا وہ سماج میں فساد پیدا کرنے والا نہ ہو. اگر یہ نہ ہو تو آپ کہیں پہ بھی اظہار خیال کر سکتے. کوئی بھی پولیس, کوئی فوج, کوئی پرائم منسٹر, کوئی کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دے رہا ہے اس کے, نا, کوئی روک نہیں سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن بولے تو سب سے بڑا, سپریم, اس سے بڑا کوئی نہیں. ہاں, یہ بھی چیز سمجھ لے لو آپ, کانسٹیٹیوشن سے بڑا بھارت میں کوئی بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر نہیں ہے, پورے پرائم منسٹر مل کے بھی کانسٹیٹیوشن کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک بار تیار کر دیا گیا, اسی ڈھانچے کے اندر اب بھارت میں قانون سازی ہوگی. کوئی بھی قانون بھارت میں بنے گا تو یہ کانسٹیٹیوشن کی فریم کے اندر بنے گا, فریم سے باہر نہیں بنے گا. اس میں جو بنیادی حقوق دیے گئے انسانوں کو, ہے نا, اس سے باہر جا کے قانون نہیں بنا سکتے. اسی لیے جو ہے اس کے 3 پلرز ہیں. قانون سازی کا جو پلر ہے اسے لیجسلیٹو کہا جاتا ہے, لیجسلیٹو, اور جوڈیشری ہے اس کے بعد, ہے نا, مقننہ کے بعد کیا ہے؟ عدلیہ ہے, عدلیہ. لیجسلیٹو کام ہے قانون بنانا, جوڈیشری نے عدلیہ کا کام جو ہے قانون کو انٹرپریٹ کرنا, اس کی تشریح کرنا, ہے نا, اس کو سمجھانا کہ یہ قانون کیسا بنے ہوا ہے. اور تیسرا جو پلر ہے اس کا ایگزیکٹو, یعنی اس کو نافذ کرنا. یہ 3 پلر کے تحت بھارت کا سمویدھان جو ہے ٹکا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو آزادی جو ہے کیسی ہے؟ عقیدے کی بھی آزادی. کوئی بھی عقیدہ جو ہے بھارت کا ناگرک رکھ سکتا ہے, یعنی اس کی کوئی بھی جو ہے آستھا ہے, عقیدہ ہے, فیتھ ہے, وہ رکھ سکتا ہے. کوئی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے, وہ, ہے نا, اس کے اوپر کوئی بندھن نہیں رہے گا کہ وہ فلاں مذہب کو اختیار کرے. اور اس کے بعد دین اور عبادت کی اسے یہاں پہ آزادی رہے گی. کوئی بھی دین اختیار کر سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے. بھارت کا ہر ناگرک اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتا ہے. کوئی بھی ناگرک, ہے نا, یہاں پہ پوری طرح سے آزادی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب جو ہے مساوات باعتبار حیثیت اور موقع, ہے نا, ہر ایک کو جو ہے حیثیت اور موقع کے اعتبار سے یہاں پہ پوری کی پوری مساوات رہے گی. آپ دیکھیے کہ ایک وزیر اعظم بھی اگر ہے, ایک صدر بھی ہے, تو اس کو ایک ووٹ دینے کا اختیار ہے. اور ہندوستان کے بہت چھوٹے دیہات کا ناخواندہ ان پڑھ قسم کا جو شخص ہے, جس کو خود کی دستخط بھی کرنے نہیں آتی ہے, اس کا بھی ووٹ کتنا گنا جائے گا؟ بولیے آپ. ایک ووٹ دے سکتا ہے نا. ایسا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر بہت بڑا آدمی ہے, اس کو 50 ووٹ دینے کی اجازت ہے. صدر بہت بڑا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کو 100 ووٹ دینے کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے نا. کس کا بھی ووٹ کتنا گنا جائے گا؟ ایک گنا جائے گا, ہے نا. جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں, کتنے لوگ ادھر ہیں. ڈوکا موج نہیں ہوتی یہاں پر. کیا ہوتی بولو؟ ہاں, جیسے اسکول میں ہوتی نا تمہارے ڈوکے کتنے ہیں, تو ویسی ڈوکا موج نہیں ہوتی ہے جمہوریت میں, ہے نا. اور اکثریت کی رائے پہ جو ہے تو فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے, اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں. اخوت بولے تو بھائی چارہ, اخوت یعنی بھائی چارہ. سماج کے تمام سماجوں کے اندر جو ہے بھائی چارہ ہو, ہے نا. یہ نہ ہو کہ سماج کے درمیان آپس میں جو ہے نفرت ہو, ہے نا, اور شر پسندی ہو, گھناؤ عمل ہو, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فساد پھیلایا جائے. کوئی بھی جو ہے سماجوں کے درمیان اس طرح کی حرکت نہ ہو, بلکہ اخوت کو ترقی دے, جس سے فرد کی عظمت, ہر انسان کے اندر جو ہے ایک ڈگنیٹی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے گرا ہوا نہیں ہے, کوئی انسان جو ہے نیچ نہیں ہے. ہر انسان کو جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے نا, کہ ہم نے انسان کو ایک بہت بہترین تقویم پہ پیدا کیا گیا ہے. تو ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے. تو فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو, قوم کا اتحاد, ہے نا, سب مل جل کے رہیں. سالمیت سالم کس کو بولتے ہیں؟ سالم کا مطلب ہوتا ہے ثابت, جس میں ذرا بھی کہیں دراڑ نہیں, کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں, کوئی جھیج نہیں, اس کو بولتے ہیں سالم, مکمل, ہے نا. بھارت جو ہے ایک مکمل, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں اگر کوئی نیا ملک بنانے کا اگر کوئی
दावा करता है या मुतालबा करता है तो उसको सबसे पहले जो है तो देशद्रोही करार दिया जाता है ना। कोई अगर ये कहे कि हम जो है फला रियासत के लोग भारत से निकल के जो है एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं तो फौरन जो है हुकूमत एक्शन में आ जाती है और उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये भारत का आइन है जो हम रोजाना पढ़ते हैं और हमें आइन को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला दे, क्योंकि इस वक्त भारत के आइन के ऊपर अमल करने की पूरे समाजों को बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना जितना जो है समाज के अंदर जो है नफरत की फिजा फैलेगी, भारत का दस्तूर ही वो वाहिद चीज है जो कमजोरों की और कम समाजों की, बेकसों की, बेसहारों की जो है आवाज बन सकता है। इतना कहकर मैं अपने चंद अल्फाज खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।